अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद कलीम और आप देख रहे हैं ग्लोइंग गार्डन्स। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं ग्रीन वैली नर्सरी पे। इस नर्सरी की जो लोकेशन है वो है पेशावर मोड़, इस्लामाबाद H9। तो आपको पीछे बोर्ड पे भी नज़र आ रहा है। तो आज हम इस पे मुलाकात करेंगे इमरान साहब से। इमरान साहब ने मास्टर्स किया है लैंडस्केप में और इन्होंने BS किया हुआ है हॉर्टिकल्चर में। आज वो हमें बताएंगे कि सब्ज़ियों के जो बीज हैं वो कैसे लगाए जाते हैं और उनको कैसे उनकी देखभाल की जाती है, और जब वो बीज जर्मिनेट हो जाएं तो उसके बाद उनका कैसे ख्याल रखना है, फिर उनको जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो फिर किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैंने फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ है और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो लैंडस्केप में है और हॉर्टिकल्चर जो है हमारा प्रोफेशन है, उसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं। तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो लैंडस्केप में है और मैं गुज़िश्ता 7-8 साल से जो है ना पिंडी इस्लामाबाद में लैंडस्केप का बिज़नेस कर रहा हूँ। जो डिफरेंट सोसाइटीज़ है हमारी यहाँ पे, जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी है, बैरिया टाउन है, DH है, इनके साथ हम पार्क्स का काम करते हैं। पहले उसकी 3D में डिज़ाइनिंग करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट्स करते हैं और उसके साथ साथ हमारा ये नर्सरी का बिज़नेस है। ये जो 18 साल हो गए हमें, 18-20 साल जो हम पिंडी इस्लामाबाद में कर रहे हैं, तो साथ साथ हम इसको भी थोड़ा सा मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने MSc की हुई है, तो हमारी नर्सरी भी हमारा प्रेफरेंस होती है भी हम किचन गार्डनिंग को भी फ़रोग़ दें। तो उस सिलसिले में हम एक्जॉटिक वेजिटेबल्स और जो हमारी लोकल वेजिटेबल्स होती हैं उनकी सीडलिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं और छोटी पैकिंग में हाइब्रिड सीड्स की पैकिंग करके कस्टमर्स को वो भी सेल करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो हमारे पास एक्जॉटिक्स वेजिटेबल्स हैं और जो डायरेक्ट सोइंग नहीं हो सकती सीड्स की और क्लाइंट हमसे उसकी सीडलिंग्स लेके जाते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो हमारे पास ये फ़र्स्ट पहले पड़ी हुई है, इसमें ये हमारे पास रेड कैबेज जिसको कहते हैं हम, रेड कैबेज है, इसका रेड कलर होता है। वैसे नॉर्मली जो बंद गोभी जिसको हम कहते हैं उसी तरह की ये होती है, लेकिन इसका कलर रेड होता है। आपने अच्छे जो कैश एंड कैरीज़ होंगे या जिस तरह मेट्रो है वहाँ पे आपने वो ये चीज़ देखी होगी। तो उसके अलावा ये आगे कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी जिसको कहते हैं। इसकी भी डायरेक्ट सीड आप सो नहीं कर सकते, इसकी भी आपको ना नर्सरी से या कहीं से भी आपको ना सीडलिंग चाहिए होगी, तो फिर वो अच्छी तरह ग्रो होती है, क्योंकि इनके सीड्स बारीक होते हैं और ये आप डायरेक्ट सो नहीं कर सकते ना, और इनको सो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस वजह से ये आपको नर्सरीज़ वगैरह से इसकी सीडलिंग्स मिलेंगी। ये आगे हमारे पास इसके अलावा ब्रोकली पड़ी हुई है, ये भी एक्जॉटिक वेजिटेबल्स है, सूप वगैरह में इसको लोग यूज़ करते हैं और ये भी अच्छे कैश एंड कैरीज़ पे आपको मिलेगी, आम वेजिटेबल शॉप्स पे नहीं मिलती। इसके बाद ये कैबेज है जो आम नॉर्मल हमारे पास, जिसको हम बंद गोभी कहते हैं, ये है। ये भी मतलब ना डायरेक्ट सीडलिंग से नहीं लगती, इसको भी आप पहले सीडलिंग लगानी पड़ती हैं, फिर ये जनाब भी ग्रो होती है। इसके साथ आगे हमारे पास पड़ा हुआ लेटिस जिसको हम सलाद कहते हैं। सलाद में भी 2-3 किस्म की वैरायटीज़ होती हैं हमारे पास। एक को हम सिंपल सलाद कहते हैं, एक बन सलाद जिसको आइसबर्ग कहते हैं, तीसरा उसमें एक रेड कलर का सलाद आता है उसको रेड फायर कहते हैं। फिर ये हमारे पास ऑनियन की सीडलिंग्स पड़ी हुई हैं, ये भी आप डायरेक्ट सो नहीं कर सकते क्योंकि सीड इसका बहुत बारीक होता है, तो ये इसकी भी सीडलिंग्स ही मिलती हैं नर्सरी से। ये आगे हमारे पास पार्सले पड़े हुआ है, ये भी एक्जॉटिक वेजिटेबल्स है और इसको भी हम डायरेक्ट सीड्स जो है ना सो नहीं कर सकते, इस वजह से इसकी भी सीडलिंग्स अवेलेबल होती हैं। ये भी हमने जो क्लाइंट्स के लिए लगाई हुई हैं। अच्छा नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं भी ये अगर आपने किचन गार्डनिंग के लिए घर पे वेजिटेबल्स के सीड्स ग्रो करने हों तो उसका क्या तरीकाकार है। पहले तो मैं आपको बता दूं भी किन चीज़ों के आप डायरेक्ट सीड सो करेंगे और किन वेजिटेबल्स के आप जो है ना सीडलिंग लगा के किसी पॉट में तो फिर ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ये कैबेज है, तो कैबेज के आप जो है ना मतलब ना ये डायरेक्ट सीड्स सो नहीं कर सकते, इसकी पहले आपको किसी छोटे पॉट में सीडलिंग्स ग्रो करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके सीड्स छोटे होते हैं तो इनको थोड़ी सी केयर ज़्यादा चाहिए होती है। जब ये बीज से पौधा बनते हैं तो ये आप पहले सीडलिंग इसकी ग्रो करेंगे, फिर आप इसको किसी बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। फिर आगे ये हमारे पास कोरिएंडर धनिया है, जो इसको आप डायरेक्ट सीड सो कर सकते हैं, कोई भी जगह प्रिपेयर करके आप उसमें डायरेक्ट इसके सीड उगा सकते हैं। फिर ये हमारे पास ये कैरेट है, गाजर, इसको भी आप डायरेक्ट सो कर सकते हैं, इसकी रिजेस बना के ये भी डायरेक्ट सो हो जाएगी। फिर ये चुकंदर है हमारे पास, इसके भी डायरेक्ट सीड्स सो हो जाएंगे। फिर ये हमारे पास रेडिश है, सफ़ेद मूली, इसके भी डायरेक्ट सीड्स सो होते हैं। ये रेड रेडिश है जिसको हम लाल मूली कहते हैं, सैलेड वगैरह में यूज़ होती है, तो इसके भी डायरेक्ट सीड सोइंग होती है। मटर है, इसकी भी डायरेक्ट सीड सोइंग हो जाएगी। बाकी कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे कसूरी मेथी है और ये पालक वगैरह, इनकी भी डायरेक्ट हो जाती है। यूजली कैबेज और कॉलीफ्लावर जो है उसकी, और लेटिस वगैरह, सैलेड्स वगैरह, ब्रोकली, पार्सली, उनकी हम सीडलिंग ग्रो करते हैं,
क्योंकि एक तो ये एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं, इनके सीड्स महंगे आते हैं, तो इसलिए इनको छोटे पॉट में पहले केयर से आप ग्रो कर लें, फिर इनको आगे आप ट्रांसप्लांट करते हैं। ये बताएं कि ये जितनी आपने अभी बताई हैं सब्जियां, जी जी तो ये सारी आजकल लगाने वाली हैं? जी ये सर्दियों के सीज़न की है, मतलब इसको हम अक्टूबर में इनका सीज़न स्टार्ट हो जाता है, सितंबर के एंड में और अक्टूबर के शुरू में, और ये आप मिड नवंबर तक सारी जो वेजिटेबल्स हैं इनको ग्रो कर सकते हैं। फिर दोस्तों ये देखें, इमरान साहब ने एक बुक भी बनाई है, ये इन्होंने अपनी तैयार की है। ये इसमें जितने भी हमारे मौसमी फूल हैं ये उनके ऊपर डिटेल से बताया गया, तो ये इनका बड़ा अच्छा काम है। तो ये जो लोग इनके पास आते हैं उनको ये बुक गिफ्ट भी करते हैं, तो अगर कोई इनके पास आएगा इनकी नर्सरी पे तो वो बुक की डिमांड कर सकता है। डेफिनेटली जी, ये हमने अपने माली जो हजरात हैं और जो हमारे इमेच्योर्स हैं, जो मतलब इस फील्ड में मतलब शौक़ रखते हैं, जिनको ये नॉलेज होना चाहिए, उनके लिए ये बुक बनाई हुई है। इसमें आप गर्मी सर्दी के सीज़न के जितने फूल हम लगाते हैं, बाहर से बीज मंगवाते हैं, उनकी सारी वैरायटीज़ और सारे कलर्स इसमें दिए हुए हैं। और स्पेशली हमने मालियों के लिए उसमें उनके उर्दू के नाम रखे हुए हैं जो यूज़ करते हैं, हम उनको लिखा भी हुआ है अभी ताकि किस तरह उनको लिखते हैं और उनकी मैक्सिमम हाइट किस टाइम तक जाती है और किस सीज़न में लगते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह हमने इस बुक में दी हुई है। ये हमारी एक स्टार्ट की कोशिश है, पहला वर्जन है इसका, हमने जो है ना इसमें मतलब किया। बाकी अब आगे इस में हम नेक्स्ट जो है ना इसमें नया इसका एक एडिशन लेके आएंगे जिसमें हम ट्रीज़ और श्रब्स को जो है ना वो भी इंक्लूड करेंगे। तो नाजरीन, हम आपको बताते हैं अभी सीडलिंग्स जो आपने ग्रो करनी तो उसको पॉट को पहले कैसे तैयार करते हैं। ये स्वीट सॉइल हम इसको बोलते हैं, तो इसको सैंडी लोम सॉइल होती है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी फूल उगाने के लिए या सब्जियों के बीज उगाने के लिए ना। तो इसमें 2 हिस्से हम मिट्टी के रखते हैं और एक हिस्सा जो है ना इसमें हम फार्म यार्ड मैन्योर का डालते हैं। तो इसको मिक्स करके हमने इसको पॉट को फिल कर लिया है। तो सीड डालने से पहले हम इसको ना लेवल करेंगे ताकि जो है ना सीड जो है ना एक लेवल पे हम इसमें स्प्रेड कर सकें, क्योंकि आपको पता होता है कुछ जो वेजिटेबल्स के सीड्स होते हैं अगर वो ज़्यादा डीप चले जाएं तो वो स्प्राउट नहीं कर सकते, उनको रोशनी, सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती, इसलिए वो ग्रो नहीं करते। तो यूजुअली जो क्लाइंट शिकायत करते हैं अभी घर में हम बीज उगाते हैं और वो उगता नहीं है, तो वो बाज़ दफ़ा ये चीज़ होती है भी आपने जब बीज ग्रो किया है तो वो आप ना ज़्यादा डीप सीड फेंक देते हैं और ऊपर अगर आप कोई कंपोस्ट वगैरह डालते हैं तो वो ज़्यादा डाल देते हैं, इस वजह से भी सीड्स ग्रो नहीं करते। तो जो सीड्स होते हैं मोटे होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, जो बारीक सीड्स होते हैं वो इस वजह से फिर ग्रो नहीं कर पाते। तो ये हम अभी आपको सीड लगाने का तरीका बताते हैं। ये एक जिसको हम उर्दू में सिंपल लैंग्वेज में ठप्पा कहते हैं, तो इसको यूज़ करते हैं हम। इसको इस लेवल करने के लिए ये तरीकाकार होता है, इसको मिट्टी को हम लेवल कर लेते हैं। लेवल करने के बाद जो है ना हम इस पर सीड स्प्रेड करेंगे। ये नाज़रीन देखें, इसको हमने लेवल कर लिया। अब ये मैं आम बंदा जो है इमरान साहब वो यही समझता है कि जो नीचे वाली जगह प्रेस कर दी है ये सख्त हो गई है, शायद सीड निकले और उसकी रूट्स नीचे ना जाए। नहीं, इसमें ऐसा होता है, ये जो सैंडी लोम सॉइल का मकसद ये होता है भी ये इतनी प्रेस नहीं होती। हम इसको बहुत ज़्यादा प्रेस इसलिए नहीं करते क्योंकि वही जो आप बता रहे हैं, लेकिन इसको इतना करते हैं ताकि एक लेवल में आ जाए, सीड्स हमारे सारे एक लेवल में गिरे। इतना प्रेस करना, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं कर देना आपने। और सॉइल स्पेशली लेनी, अगर क्लेई सॉइल लेंगे तो फिर डेफिनेटली जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं आएगी, लेकिन अगर सैंडी लोम सॉइल लेंगे इसमें सैंड के पार्टिकल ज़्यादा है तो ये इतनी कम्पैक्ट नहीं होती। तो ये नाज़रीन, हम इसमें एक कैबेज है, कैबेज की सीडलिंग हम तैयार करते हैं, तो इसके हम सीड्स जो है ना इक्वल डिस्टेंस पे इसको स्प्रेड कर देंगे। और आपने एक पॉट में मैक्सिमम इतने सीड्स रखने हैं ताकि जब वो 4 लीफ स्टेज पे या 6 लीफ स्टेज पे पहुंचे ना तो उनको सारों को एक इक्वल डिस्टेंस मिल जाए, उनको स्पेस मिले ताकि उनको रोशनी और ये चीज़ हो। ये अगर इसमें आप ज़्यादा बीज भी डाल देंगे ना तो आपकी आधे से ज़्यादा जो पनीरी है या सीडलिंग्स हैं वो ज़ाया हो जाएंगी क्योंकि उनको स्पेस नहीं मिलेगी। तो ये नाज़रीन जो है ना बीज डालने के बाद हम इसके ऊपर कंपोस्ट डालेंगे। वो भी हमने ये जो पत्तों की खाद होती है जिसको हम कंपोस्ट बोलते हैं वो मिक्सचर तैयार किया हुआ है। उसमें कोकोनट का जो हस्क है वो भी हमने ऐड किया हुआ है ताकि इसके ऊपर जो है ना पानी ज़्यादा देर खड़ा ना हो, मॉइस्चर रिटेन करने के लिए भी वो पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये हमने एक मिक्सचर बनाया हुआ है इसका, ये इसको हम कंपोस्ट कहते हैं। तो ये इसके ऊपर हम एक हल्की सी लेयर देंगे। आपने एक मुट्ठी में ये चीज़ लेनी है, इसको ऊपर इस तरह रख के और इसके ऊपर आपने इस तरह बराबर से स्प्रेड कर देना है। फिर आपने इसको पानी जो लगाना है ना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, पानी लगाना भी। आप इसको शावर से लगाएंगे ना तो बिल्कुल आपने टॉप से 90 एंगल से लगाना है। अगर एक किसी साइड से लगाएंगे तो वो ये आपकी जो कंपोस्ट वगैरह एक साइड पे इकट्ठी हो जाएगी, तो उससे भी आपका बीज जो है ना आगे पीछे ट्रैवल हो जाता है और इकट्ठा हो जाता है, जिससे उसको खुराक कम मिलती है। तो ये आपने पूरा पानी जो है ना इक्वली स्प्रेड हो उस पर, तब जाके ये कंपोस्ट आगे पीछे मूव ना करे, तब जाके आपका सीड जो है ना अच्छे तरीके से ग्रो होगा। और जब आपकी सीडलिंग ग्रो हो जाती हैं और आपने इसको आगे ज़मीन में शिफ्ट करना है या सिंगल पॉट्स में लगाना है ना तो इसको 4 लीफ से 6 लीफ तक जब किसी भी प्लांट्स के होंगे तो आपने इसको आगे शिफ्ट कर लेना है।
ठीक है। तो उसके लिए आगे जो मिट्टी तैयार करनी है, जो जगह तैयार करनी है, वो कैसी होनी चाहिए? उसमें यही, अगर आप पहली दफ़ा लगा रहे हैं तो फिर आपको गोबर की थोड़ी सी जो फार्म यार्ड मेनोर है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। वैसे अगर हम यूज़ करते हैं 1:3 की रेशो रखते हैं, तो वो अपने कुछ क्रॉप्स इसमें होती हैं, वो बेड्स बनते हैं, रेस्ड बेड बनाते हैं हम। कुछ होते हैं रिजिस पे लगती हैं, जैसे रेडिश है, कैरेट है, ये आपके रिजिस बना के आपने ऊपर लगानी है। और जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो आप सिंपल प्लेन बेड बना के आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। ये भी होता है कि कुछ जो लोग हैं हमें वो बताते हैं कि आप शुरू में जब ज़मीन तैयार करते हैं तो जी, उसमें जी। DAP डालें। जी जी। उसकी क्या DAP का पर्पस होता है, जो रूट्स के लिए क्रॉप्स हम यूज़ करते हैं ना, मतलब रेडिश है, कैरेट है, तो इनकी रूट्स बनती हैं, तो DAP आपको रूट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो आप यूजुअली हमारा यहाँ पे जिस तरह सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ में एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती, तो वो उसकी जो है ना फर्टिलिटी कम हो चुकी होती है, इसलिए हम क्लाइंट को बताते हैं आप उसमें फर्टिलिटी के लिए कुछ गोबर ऐड करें या उसमें आप DAP फर्टिलाइज़र ऐड करें, ताकि वो आपको इतना मतलब प्रोडक्शन दे सके कुछ। क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड में तो एक तो नहरी पानी लगता है, उसमें ज़्यादा फर्टिलिटी आ जाती है, ओपन होती है। घरों में छोटे लॉन्स होते हैं, उस वजह से जो है ना तो फर्टिलिटी कम होती है सॉइल की, इस वजह से ये चीज़ें एडिशन ऐड होती हैं। और ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं DAP को, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो आप ना NPK खाद डाला करें, उसमें 3 किस्म के जो है ना फर्टिलाइज़र ऐड होते हैं। उसमें कोई रूट्स के लिए भी होगा, फ्लावरिंग कोई चीज़ होती है तो उसके भी लिए यूज़ होगा। वेजिटेबल में ज़्यादा प्रेफरेंस आप NPK खाद को दें, वो रेट में आपको DAP के इक्वली मिलेगी, लेकिन वो अफादियत उसकी ज़्यादा होती है इससे ना। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप ग्रीन वैली पे ज़रूर आएँ और इमरान साहब से ज़रूर मिलें। अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।